कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में छठी इकाई पढ़ रहे हैं, कोशिका से अंग तंत्र तक। तो कोशिका क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ा। कोशिकाएं किस तरह बनी हुई होती हैं, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, 3 प्रमुख भाग होते हैं कोशिकाओं के, जिनसे मिलकर कोशिकाएं बनी हुई होती हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा। साथ ही यह देखा कि जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनमें और जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं उनके भीतर, उनके बीच क्या अंतर पाया जाता है, यह हमने अच्छे से समझा पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे हमारा अगला स्टेप कि कोशिकाओं से जो ऊतकों का निर्माण होता है, खासकर पौधों में, उसके बारे में इस आज की क्लास में पढ़ेंगे कि यह कोशिकाएं मिल करके पौधों में किस तरह के ऊतकों का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं, समूह बनाती हैं, तो वह समूह ऊतक कहलाता है। और क्या होता है ऊतक, पौधों में कितने तरह का ऊतक पाया जाता है, कार्य क्या होते हैं उनके, यह आज की क्लास में हमें पढ़ना है। पहली चीज़ ऊतक। सभी जानते हैं कि जीवित प्राणी जो हैं कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी सारी जैविक क्रियाएं सिर्फ एक ही कोशिका में पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जो बड़े जीव होते हैं जिनमें बहुत सी कोशिकाएं या जिन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, उनमें कोशिकाओं का समूह मिलकर के उनके शरीर का निर्माण करता है। और यह जो इनके भीतर होने वाले कार्य हैं वह एक विशेष कार्य कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा किया जाता है। जैसे मनुष्य में जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, मांसपेशियाँ, उनका कार्य है शरीर में गति प्रदान करना। उनका समूह संकुचन एवं प्रसरण का कार्य करता है। तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वह संदेशों को पहुंचाने का काम करती हैं शरीर के विभिन्न भागों में। पौधों में जो जल का संवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा होता है। और यह जो कोशिकाओं की समूह मिलकर यह पूरा कार्य संपादित करते हैं, कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? हम कोशिकाओं के ऐसे समूह को जो कि एक तरह का कार्य संपन्न करने में दक्ष होती हैं, वह समूह, और साथ ही साथ कैसे हम परिभाषित करेंगे ऊतक को? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि किसी एक कार्य को संपन्न करता है और समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह होता है। समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का वह समूह जिनके द्वारा एक विशिष्ट कार्य संपन्न होता है, कोशिकाओं का वह समूह ऊतक कहलाता है। तो ऊतक क्या हो गया बच्चों? क्लियर हो गया आपको कि कोशिकाओं का वह समूह जो कि रचना और उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह होता है और साथ ही एक किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करता है एक साथ मिल करके, वह समूह कोशिकाओं का ऊतक कहलाता है। अब पौधों में किस तरह के ऊतक पाए जाते हैं? जंतुओं में लंबाई या वृद्धि एक निश्चित उम्र तक ही होती है। एक निश्चित उम्र तक जंतु बढ़ते हैं, और लेकिन पौधे जो हैं उनमें यह वृद्धि का जो कार्य है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। उसमें हमेशा नई नई शाखाएं, नई नई पत्तियां बनती रहती हैं। तो पौधों में कुछ ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जो कि जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। यह ऊतक पूरे पौधे में नहीं पाए जाते हैं, पौधे के कुछ भागों में ही सीमित होते हैं। और इन ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों को प्रविभाजी ऊतक एवं अस्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है। 2 तरह के ऊतक पौधों में दिखाई देते हैं। एक ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन होता है, उन्हें हम प्रविभाजी ऊतक कहते हैं। दूसरी तरह की कोशिकाओं का वह समूह होता है जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होती है, कह सकते हैं कि उनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो पहले देखें प्रविभाजी ऊतक कि क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जो वृद्धि होती है बच्चों, वह कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, निश्चित जगहों पर होती है। जैसे जड़ के सिरे बढ़ते हैं, जड़ की लंबाई बढ़ती है सिरों के बढ़ने के कारण। इसी तरह ऊपर जो तना दिखाई देता है उसमें तने के शीर्ष बढ़ते हैं, उसकी मोटाई बढ़ती है।
तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो ऐसे विभाजन होने वाले भागों में जो ऊतक पाए जाते हैं शीर्ष पर जड़ों के या तनों के, ऐसे ऊतकों को प्रविभाजी ऊतक या विभज्योतक के नाम से या निरंतर विभाजित होने वाला के ऊतक के नाम से जाना जाता है। इसके लिए कैसे एक क्रियाकलाप दिया गया है कि कैसे एक दो प्याज लेते हैं और प्याज की जड़ों में कैसे हम प्रविभाजी ऊतक का अध्ययन करते हैं, इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है कैसे कैसे करना है। आप पानी में डाल के जो है प्याज की जड़ों को रख दीजिए 4-5 दिन तक, और उसके बाद जड़ों की लंबाई को प्रतिदिन आकलन करते रहिए, उन्हें मापते रहिए किस तरह लंबाई उनकी लगातार बढ़ती रहती है। और इसी तरह जलकुंभी जो होती है उसकी जड़ों को अगर काट के आप पानी में डाल देते हैं तो वह भी किस तरह लगातार विभाजित होती रहती है, बड़ी तीव्र गति से उसमें शीर्ष कोशिका में विभाजन होता है और वहाँ पर हम प्रविभाजी ऊतक का कार्य देख सकते हैं। दूसरे तरह का जो ऊतक होता है अस्थायी ऊतक होता है। तो प्रविभाजी ऊतक द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है धीरे धीरे। जब वो पुरानी हो जाती हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है और वह विभाजित नहीं हो पाती हैं। यह पादप शरीर में विकसित होकर और विभाजन क्षमता खोकर दूसरे कार्य करने लगती हैं। ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। जड़, तना, पत्ती, ऐसे ही जो अनेक भाग होते हैं पौधों के, वहाँ पर हम इन अस्थायी ऊतकों को देख सकते हैं। यह अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। विभाजन की क्षमता खो देने के बाद जो अस्थायी ऊतक बनता है वह 2 तरह का होता है। एक होता है सरल ऊतक, सरल प्रकार का ऊतक होता है सरल अस्थायी ऊतक, और दूसरा होता है जटिल अस्थायी ऊतक। दोनों ऊतक मिलकर के जो पौधा है उसके अस्थायी भागों की संरचना करते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। पौधे के निर्माण में इन ऊतकों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जबकि जटिल ऊतक जो होते हैं वह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं और इन जटिल ऊतकों को संवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। और जाइलम और फ्लोएम वह जटिल ऊतकों के ही उदाहरण हैं जो पौधों के भीतर पाए जाते हैं। क्रियाकलाप दिया गया है कैसे एक गुलमेहदी या टमाटर का पौधा लेकर के उसे कांच के बर्तन में रख के उसमें कैसे हम देखें कि तने में कि कौन से ऊतक किस तरह व्यवस्थित होते हैं, संवहन पूल कहाँ पाया जाता है, अन्य जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो किस तरह व्यवस्थित होते हैं। इसके लिए यह चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे संवहन पूल बीच में, जड़ में, तने में अलग अलग तरह से व्यवस्था हम देखते हैं पौधों में, तो यह इसमें दिखाई देते हैं। बीच में केंद्रीय भाग में जो संरचनाएं दिखाई देती हैं वह संवहन, उसे हम संवहन पूल के नाम से जानते हैं। तो जो संवहन पूल होता है वह जाइलम और फ्लोएम 2 जटिल अस्थायी ऊतकों के मिलने से बनता है और इनका जो कार्य होता है वह संवहन करना होता है। भोजन का संवहन, जल का संवहन इन्हीं संवहन ऊतकों के द्वारा होता है। पादप में जो ऊतक पाए जाते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य जान लें। पौधों की जो जड़ें हैं उनके द्वारा जो अवशोषित जल होता है या खनिज लवण होता है उसे पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम ऊतक करते हैं। पौधों के शरीर में जो जाइलम ऊतक पाया जाता है वह जो जड़ें पानी अवशोषित करती हैं या खनिज लवण या खादें, पोषक तत्व जो कुछ भी जो अवशोषित करती हैं जड़ें, उन पदार्थों को पौधे के पूरे भाग में जो पहुंचाने का कार्य होता है वह जाइलम ऊतक करता है। वहीं पत्तियों में हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों के, तो वह भोजन जो पत्तियों में बन रहा है वह पूरे पौधे के हर एक भाग तक, हर एक कोशिका तक, जड़ों तक पहुंचाने का काम एक दूसरा संवहन ऊतक होता है फ्लोएम, वह इस कार्य को संपन्न करता है, पूरा करता है। तो पत्तियों में निर्मित भोजन पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वह फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो यह पादप ऊतक थे, सरल ऊतक और सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक और प्रविभाजी ऊतक, और साथ ही पादप ऊतक के क्या कार्य होते हैं यह हमने पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।
इस क्लास से संबंधित कोई भी अगर संदेह है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कि प्रविभाज्य ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं, कौन कौन से ऊतक मिलकर के जटिल अस्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं, तो आप फ़ोन करके या कमेंट करके हमसे उसको क्लियर कर सकते हैं दोबारा। बाकी आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।